गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और माई सेल्फ विष्णु सौकरिया, और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज फिर से गणित का एक नया टॉपिक, एक्सरसाइज 3 मैथ्स क्लास 8। तो बच्चों, पिछली क्लासेज जो हमारी थी उसमें हमने चतुर्भुजों को समझना, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ली थी। उनमें हमने उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबाहुभुज, विषम बहुभुज, उसके अलावा त्रिभुज, साधारण वक्र, बंद वक्र, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और बच्चों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे अवतल उत्तल बहुभुज में थोड़ा सा आगे की, उसमें और क्या क्या कंडीशन दे रखी होती है। बच्चों, उत्तल बहुभुज को हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी कहते हैं। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। जैसे बच्चों, ये हमारे पास एक उत्तल बहुभुज है। कैसे पता लगेगा बच्चों कि ये हमारे पास एक उत्तल बहुभुज है? इसका पता लगाने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, इसमें विकर्ण खींच के देखेंगे। अगर विकर्ण इसके अंदर बन रहे हैं, अगर विकर्ण चतुर्भुज के अंदर बन रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक उत्तल बहुभुज। तो इसमें प्रत्येक जो आंतरिक कोण होगा वो कितने डिग्री से कम होगा? 180 डिग्री से कम होगा। उत्तल बहुभुज में बच्चों हमारे पास शर्त है कि उसमें जो प्रत्येक आंतरिक कोण होगा, आंतरिक कोण कौन से होते हैं? ये वाले, अंदर वाले। कौन से? अंदर वाले। जहां भी दो भुजाओं का मिलन होगा, उनसे जो शीर्ष के अंदर की तरफ जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण 180 डिग्री से अगर कम है तो वह बहुभुज कैसा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण कैसा होगा? 180 डिग्री से कम होगा। ऐसी बात अगर हम अवतल बहुभुज की करें, इसमें कोई सा भी आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। तो बच्चों, ये अगर हमारे पास एक अवतल बहुभुज है, तो अवतल बहुभुज में कंडीशन ये होती है कि उसमें जो विकर्ण बनता है ना, कोई सा भी एक विकर्ण वो कहां बनेगा? बहिर्भाग में बनेगा। और इसके अंदर जो आंतरिक कोण होंगे, उन आंतरिक कोण में से कोई सा भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। जैसे अगर आप इस कोण का माप ज्ञात करोगे ना, तो ये कितने डिग्री से अधिक होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बच्चों, कल की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि उत्तल बहुभुज तो कौन सा होता है जिसमें विकर्ण अंदर बनते हैं, और अवतल बहुभुज कौन सा होता है जिसमें विकर्ण बाहर की तरफ बनता है, भले वो एक हो या दो हो। कोई सा भी विकर्ण किस तरफ बनेगा? बहिर्भाग में बनेगा। वो कैसा बहुभुज होगा? अवतल बहुभुज होगा। दूसरी हमने देखी कि उत्तल और अवतल बहुभुज का एक और नियम है हमारे पास कि उत्तल बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होगा, और अवतल बहुभुज में कोई सा भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। कौन सा कोण? आंतरिक कोण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हमारे पास अगला टॉपिक है, उसमें हमने दिया है समकोण और सरल कोण। कौन सा कोण? समकोण। और दूसरा कौन सा कोण है? सरल कोण। तो समकोण तो वो होगा ऐसा बहुभुज जिसमें कोण का मान 90 डिग्री हो। कैसा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। माना उस बहुभुज में, वो त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, उस बहुभुज में अगर कोण का मान 90 डिग्री दे रखा है, ऐसा कोण बन रहा है, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। और समकोण को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर बात करें हम सरल कोण की, तो ऐसा बहुभुज जिसमें कोण का मान 180 डिग्री दे रखा हो। अगर कोण का मान हमारे पास 180 डिग्री हो गया है, तो हम उसे कौन सा कोण कहेंगे? सरल कोण कहेंगे। और सरल कोण का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ऐसे वाला। एक लाइन खींच के, जैसे सूरज उग रहा हो ना, ऐसे ऊपर इसके लगा देते हैं। ये जो सीधी रेखा होगी वो कौन सा कोण कहलाएगी? सरल कोण कहलाएगी। वो सीधी रेखा ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कोई सी ऐसे भी हो सकती है। बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। अगर इस कोण को मैं बताऊं तो 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, और ये भी इधर भी 180 डिग्री हो गया ना, तो ऐसे भी होगा इसमें। अब बच्चों, हमारे पास दो प्रकार के बहुभुज है। एक तो क्या है? त्रिभुज, और एक चतुर्भुज। तो आओ त्रिभुज और चतुर्भुज में छोटा सा अंतर समझते हैं, जो हमारी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा और हमें इस एक्सरसाइज में काम आएगा। बाकी जो भी इसके अधिकतर अंतर हैं वो हम एक साथ किसी क्लास में देखेंगे। अभी जो हमें काम आ रहा है ना, सिर्फ वो चीज हम सीख रहे हैं। तो बच्चों, त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। भुजाएं मतलब रेखाखंड। रेखाखंड टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं होगी, बिल्कुल सीधी रेखाएं होंगी ना। जैसे ये एक रेखा ये मिला दी और ये मिला दी। ये ऐसे नहीं हो सकता था, ये त्रिभुज नहीं होगा ना।
क्योंकि रेखाखंड कैसा होता है, बिल्कुल ही सरल होता है, यानी सीधा होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, चार भुजाएं होंगी और कैसा होगा, बंद होगा। कैसा होगा, बंद होगा, खुला नहीं होगा। खुला होगा तो मुंह में मक्खी घुस जाएगी। तो चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। अब बच्चों दूसरी चीज है हमारे पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बच्चों फैक्ट है, ये आपको याद ही करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, एक कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। अगर मेरे पास कोण बी का मान x है, कोण ए का मान z है और कोण y का मान कोण सी का मान y है, तो अगर मैं कोण x, कोण y और कोण z, या फिर मैं x, y और z इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना मान आएगा मेरे पास में, 180 डिग्री। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, तो हम आगे एक चित्र देख रहे हैं PQRS। कैसा चित्र है, PQRS। R को इधर ले लो। तो हमारे पास एक चतुर्भुज है PQRS। इसमें कोण P का मान A है, Q का मान B है, R का मान D है और S का मान C है। तो अब हम इन चारों कोणों का योग करेंगे तो हमारे पास कितना मान आना चाहिए, 360 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और कोण D, इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी बहुभुज के कोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई हमारे पास बहुभुज हो, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, 10 भुज तक कोई सा भी हो सकता है, इसके ऊपर भी कोई सा भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर कोई सा भी बहुभुज दे रखा हो तो हम उसके कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, आपको आता है? अगर नहीं आता हो तो आ जाओ बोर्ड की तरफ, मैं बताता हूं। किसी बहुभुज के कोणों का योग, इसका हमारे पास एक सूत्र है n-2 गुणा 180 डिग्री। n-2 को किस में लेंगे, कोष्ठक में लेंगे। क्या सूत्र है, n-2 गुणा 180 डिग्री, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या माने हमारे पास जो भी बहुभुज दे रखा होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो उसमें जितनी भुजाएं होंगी उनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, n से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, हमें पूछा गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा कि कितना डिग्री होता है, तो उसको निकालने का तरीका भी है हमारे पास कि कितने कितने डिग्री का कोण होगा टोटल योग होके। समझ रहे हो, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो n का मान कितना हो गया, n भुजाएं तो मानी हमने, क्या माना है, n भुजाएं तो मानी, भुजाओं की संख्या तो मानी है। तो हम सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र क्या है हमारे पास, n-2 गुणा 180 डिग्री। अब n की जगह कितना मान रखूंगा मैं, n की जगह कितना मान रखूंगा, क्योंकि n का मान कितना था, 3 -2 गुणा 180 डिग्री। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 को किससे गुणा किया, 180 से, क्या आया हमारे पास, 180 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आया, यही तो था। अब अगर मानो, ये तो इजी सा हो गया क्वेश्चन, आप ये बोलोगे कि सर क्या बता रहे हो, ये तो मैं पहले से आता है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, एक सवाल और करते हैं। अगर n का मान हमारे पास 6 हो, n क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या। अगर n हमारे पास 6 है, n भुजाओं की संख्या कहलाती है, तो हम सूत्र में मान रख देंगे किसका, n का। हमसे पूछा क्या था, क्या पूछा हमसे, अरे इसमें सवाल बना सकते हो आप, अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है तो उसके कोणों का योग ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो n भुजाएं हैं, n का मान 6 है और 6 भुजाएं हैं, तो n-2 गुणा 180 डिग्री। n की जगह क्या मान रखेंगे, 6 मान रखेंगे। 6 - 2 गुणा 180 डिग्री, तो 4 गुणा 180 डिग्री बराबर
20 डिग्री। अगर हमारे पास एक 6 भुजाओं वाला बहुभुज हो, 6 भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होगा? षटभुज होगा। अगर हमारे पास एक षटभुज हो और हमें षटभुज के कोणों का योग पूछे कि कितना योग होगा कोणों का, तो हम इस सूत्र में मान रख के ज्ञात कर लेंगे और हमारे पास कितना उत्तर आएगा? 720 डिग्री। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये तो हमारे पास बेसिक्स थे प्रश्नावली 3 के, अध्याय 3 के, एक्सरसाइज 3 के, चैप्टर 3 के। और अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1 के सवालों पे। आओ पहला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास पहला सवाल दिया गया है, उसमें हमें 8 चित्र दिए हैं। क्या दिए हैं? 8 चित्र दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 चित्र अलग अलग प्रकार के हैं। दे रखा ना इसमें। तो ये क्या बना दिया भाई साहब, ये समझ ही नहीं आ रहा। ये पतंग की जैसे है, इसमें 2 वृत्त है, वो स्टार है, और इसमें तो ऐसा 2 अंडे दे दिए एक साथ किसी ने, 2 अंडे दे दिए किसी ने एक साथ। और ये लग रहा है जैसे वो लकड़ी का पट्टा होता है ना जैसे मारने के लिए। और ये क्या हो गया? ये चांद भी नहीं है पूरी तरीके से, ये तो है ही नहीं चांद। ये इसमें क्या है? ये क्या बना दिया? ये भाई साहब किसी की आंखें फोड़ के एक ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी, बीच में डंडा लगा दिया उसके, है ना? ऐसे है ना, ये ऐसे है ना। हाँ, तो इसमें अब हमें पूछा है इस सवाल में कि इनमें से साधारण वक्र तो कौन कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन कौन सा है, इन 8 चित्रों में से बहुभुज कौन सा है या कौन कौन सा है, इनमें से कौन सा बहुभुज है या कौन कौन से बहुभुज है, इनमें से उत्तल बहुभुज कौन कौन से हैं और अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं। तो आओ अभी अभी इनको लपेट देते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे हैं और हम तुरंत इनका उत्तर दे देंगे। तो साधारण वक्र कैसा होगा बच्चों? कल वाली क्लास में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने साधारण वक्र के बारे में आपको बताया था कि साधारण वक्र वो होता है जैसे मान लो हम किसी एक पॉइंट से, एक बिंदु से स्टार्ट हुए ना, और फिर हम घूम के जाके अगर मिला देंगे तो ठीक है, नहीं भी मिलाएंगे ऐसे कैसे छोड़ देंगे बिंदु को साइड में ले जाके तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कैसा वक्र होगा? साधारण वक्र होगा। मतलब उसमें एक बार पेन आपने रख दिया ना तो वो पेन फिर चलता रहना चाहिए, जहां आपने छोड़ दिया ना तो साधारण वक्र का वही एंड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो साधारण वक्र कैसा होता है अभी हमने जाना है और साधारण वक्र ढूंढेंगे हम कौन कौन से हैं। तो बच्चों पहला साधारण वक्र है क्या? इस चित्र को मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूं क्या? देखो देखिए, बना सकता हूं बिना पेन उठाए? अरे बना सकता हूं, क्यों नहीं बना सकता? जैसे मैं यहां से स्टार्ट हूं, इधर आया, इधर गया, यहां गया और यहां गया, बना सकता हूं ना बिना पेन उठाए? तो ये कैसा वक्र होगा? साधारण वक्र होगा। अरे समझ में नहीं आ रहा साधारण वक्र कैसा होगा? कैसा वक्र होगा ये? तो मतलब पहला तो क्या होगा? साधारण वक्र होगा। हो गया ना पहला। तो दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं। क्या ये साधारण वक्र होगा? क्या मैं इसको बिना पेन उठाए बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो दूसरे नंबर का साधारण वक्र होगा। तीसरा देखो देखिए, तीसरा होगा क्या बेटा? इसमें तो चित्र ही अलग अलग है दोनों, है ना? एक अंदर वृत्त दे रखा है, एक बाहर वृत्त दे रखा है। मुझे अगर मैं मान लो ये वृत्त मैंने बना दिया बिना पेन उठाए, तो मुझे दूसरा वृत्त बनाने के लिए तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ना। तो ये साधारण वक्र होगा क्या? नहीं होगा। अरे साधारण वक्र नहीं होगा। चौथे नंबर पे चलते हैं। क्या ये साधारण वक्र होगा? क्या ये साधारण वक्र होगा? बताओ देखिए, बताओ देखिए। अगर बच्चों इसको हम साधारण वक्र मान लेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। कैसे? इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे तो त्रिभुज है और कहीं पे पंचभुज है ना? अलग अलग वो भुज ना सब जगह है। अगर हमें ये अलग अलग तरीके से पूछता सबके बारे में अलग अलग, तब तो हम कह देते कि ये साधारण वक्र होगा। लेकिन क्या मैं इस पे एक जगह पेन रख के और फिर ये पूरा चित्र बना सकता हूँ क्या? बच्चों ये पूरा चित्र नहीं बनेगा, मुझे दोबारा कहीं ना कहीं पेन दोबारा फेरने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम कह देंगे कि ये चौथा भी साधारण वक्र नहीं होगा। पांचवें में आओ देखिए, इस चित्र को मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ क्या? बना सकते हैं। तो साहब पांचवा भी हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, पांचवा हो गया। आगे छठा भी बना सकता हूँ ना, बिना पेन उठाए बना सकता हूँ ना छठा भी वक्र, क्योंकि एक बार पेंसिल मैंने यहाँ से स्टार्ट करके घूम फिर के मैं वहीं आ गया। अब देखिए सातवां, देखो सातवां बना, बिल्कुल सातवां भी बना सकता हूँ। बना सकते हैं ना सातवां चित्र भी? जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लो, कहीं से भी कर लो, आप वापस आके इस चित्र को बना सकते हो। आठवां बना सकते हैं क्या बिना पेन उठाए? नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो गोला बनाया ना मैंने, इस गोले को बनाने के बाद मुझे फिर ये बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत ही पड़ेगी। अगर आपको नहीं भी पता तो फिर भी ये चित्र उसमें नहीं आएगा। किसमें? साधारण वक्र में।
तो अतः हम कह सकते हैं कि साधारण वक्र में हमारा पहला चित्र है, दूसरा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। ये पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां ये चित्र कौन से हैं? साधारण वक्र है। अब बात करते हैं साधारण बंद वक्र की। साधारण बंद वक्र की, तो साधारण बंद वक्र कौन सा होगा? अगर हम कोई साधारण वक्र बना रहे हैं, साधारण वक्र पता है ना, एक बार पेंसिल रखी, घुमा फिरा के कहीं जाके आ जाओ, अगर हम उस पेंसिल को वापस लाके उस बिंदु पर टच कर देते हैं जहां से हमने बिंदु स्टार्ट किया था, जैसे मानो मैंने ये एक यहां से चित्र स्टार्ट किया, मैं यहां जा रहा हूं घूम फिर के, और मैं यहीं आके इस पे बिंदु मैंने रोक दी, तो ये क्या हो जाएगा? ये कि साधारण वक्र कैसा होगा? बंद साधारण वक्र, क्योंकि इसमें अंदर जाने की जगह नहीं है। तो साधारण बंद वक्र को अगर हम देखें तो पहला साधारण बंद वक्र है क्या बच्चों? मुझे तो दिख रहा है क्योंकि ये पूरा बंद है, तो पहला साधारण वक्र बंद होगा। अब दूसरे की तरफ चलें तो दूसरा भी साधारण बंद वक्र होगा क्योंकि बंद दिख रहा है। तीसरे की तरफ चलें तो ये तो साधारण वक्र ही नहीं है, साधारण बंद वक्र कैसे होगा? चौथे की तरफ चले, ये भी नहीं होगा। पांचवे की तरफ आगे, पांचवा भी होगा ना? होगा ना पांचवा भी, क्योंकि बंद ही तो है वक्र। छठा भी होगा, देखो देखे है क्या? ये भी तो बंद ही है, ये भी बंद ही है। आठवां भी होगा, सॉरी सातवां भी होगा। तो साधारण वक्र और साधारण वक्र, बंद वक्र, इसमें तो उत्तर दोनों में समान ही आ रहा है, क्योंकि साधारण बंद वक्र भी पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां चित्र होंगे। अब बात करते हैं बहुभुज पे। किस पे बात करेंगे? बहुभुज पे। बहुभुज होता क्या है बताओ देंगे पहले तो आप मुझे। बहुत सारी भुजाओं वाला, लेकिन कैसी भुजाएं होंगी, किस रूप में होंगी वो? टेढ़ी मेढ़ी होगी या रेखाखंड के रूप में होगी? खुली होगी या बंद होगी? बंद होगी। तो बहुभुज बच्चों वो कहलाता है जिसमें हमारे पास जो रेखाखंड है ना, वो मिला के एक दूसरे को मिलके और कोई ना कोई रूप निर्धारित कर देते हैं। जैसे उसमें 3 भुजाएं हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है ना। रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज। यानी रेखाखंडों से बना होगा, रेखाखंडों से, समझते हो ना? रेखाखंड बिल्कुल सीधी सीधी रेखा है, तो ढूंढो इसमें से बहुभुज कौन सा है? रेखाखंडों से बना हुआ होना चाहिए और बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना, साधारण बंद वक्र होना चाहिए, रेखाखंडों से घिरा हुआ। देखो देखिए कौन सा है? पहला है, पहला कह सकते हैं क्या हम? छोटे छोटे रेखाखंड ही तो हैं, ये रेखाखंड, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, 1 2 3 4 5 रेखाखंड हो गए ना इसमें। तो हम कह सकते हैं कि पहला चित्र हमारे पास कैसा है? बहुभुज के जैसा है। दूसरा चित्र वो भी कैसा है? इसमें भी तो रेखाखंड है ना, 1 2 3 और 4 रेखाखंड है और बंद भी है, हो गया ना बहुभुज। आगे आगे वैसा है क्या? देखो देखिए तीसरा चित्र अगर हम देखें तो तीसरे में तो एक सर्कल बन रहा है, इसमें तो कोई रेखाखंड ही नहीं है ना। रेखाखंड तो कैसा होना चाहिए? जिसमें बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, सपाट। भले ही आप उस लाइन को ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, लेकिन होनी कैसी चाहिए? लाइन होनी चाहिए सीधी, जैसे टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो क्या इसको रेखाखंड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चित्र नंबर 4, ये बहुभुज है क्या? अगर बच्चों हमें बाहर बाहर के ये जो चित्र है ना, इनके बारे में और फिर अंदर के बारे में अलग से पूछता हूं तो हम कह देते कि ये बहुभुज होगा, लेकिन क्या अब ये बहुभुज है क्या? चौथा हमारे पास बहुभुज नहीं होगा, नहीं होगा ना। पांचवा होगा क्या? पांचवा भी नहीं होगा क्योंकि रेखाखंड नहीं है। छठे में, सातवें में, आठवें में भी रेखाखंड नहीं है ना। तो यहाँ पे बहुभुज कौन सा होगा? पहला और दूसरा, ये दोनों होंगे। अगर मैं बात करूं उत्तल बहुभुज की, कौन से की? उत्तल बहुभुज की। तो उत्तल बहुभुज इनमें से आप देखो, उससे पहले आपको उत्तल बहुभुज की कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या कंडीशन थी उत्तल बहुभुज की? उत्तल बहुभुज कह रहा था कि भाई साहब, पहली बात तो ये है कि जो विकर्ण बने ना, आप जो चित्र आपको दे रखा हो उसमें आप विकर्ण बनाना। अगर विकर्ण अंदर की तरफ बन रहे हैं तो मैं उत्तल बहुभुज होऊंगा। और प्रत्येक आंतरिक कोण भी कितना हो सकता है? 180 डिग्री से कम। अगर 180 डिग्री ज्यादा है तो उत्तल बहुभुज नहीं होऊंगा। तो दो चीजें देखो, एक तो क्या देखो? विकर्ण अंदर की तरफ बन सके, और दूसरा क्या देखो? 180 डिग्री से ज्यादा कोई ना हो। देखो देखिए पहला चित्र में चलो, पहला चित्र उत्तल बहुभुज है क्या? उत्तल बहुभुज है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहां से यहां तक विकर्ण खींच दूं, यहां से यहां तक विकर्ण खींच दूं, चलेगा, विकर्ण खींच जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक विकर्ण खींचूंगा तो ये तो कहां हो गया? इस चित्र के बाहर की तरफ हो गया। अगर चित्र के बाहर की तरफ हो गया तो ये उत्तल बहुभुज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तल बहुभुज में तो विकर्ण कहां बनते हैं? अंदर की तरफ बनते हैं, बाहर की तरफ नहीं बनते हैं।
और अगर ये बाहर की तरफ बन गया विकर्ण तो इस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये पहला तो हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट में चलो दूसरा है क्या, इसमें विकर्ण बना के देखें क्या। विकर्ण कितने बन सकते हैं, एक तो इस भुजा को मैं इस भुजा से मिला सकता हूं और एक इस भुजा को इस भुजा से मिला सकता हूं। बढ़ गया क्या पतंग, टंग डालो और उड़ालो, गिराओ किसी की छत पे, नंबर मत लिखना, ठीक है ना। तो दूसरा चित्रण कह सकते हैं कि उत्तल बहुभुज होगा। उत्तल बहुभुज कैसे होगा पता लगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इसमें दोनों विकर्ण कहां बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। दूसरी बात ये है अगर दोनों विकर्ण अंदर बन रहे हैं तो इसमें जो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा या कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। अतः हम कह देंगे कि चित्र नंबर 2 उत्तल बहुभुज होगा। आगे देखो तीसरा होगा क्या, नहीं होगा, वो तो बहुभुज ही नहीं है। चौथा होगा क्या, वो बहुभुज ही नहीं है, वो भी नहीं हो सकता। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां नहीं होंगे ना, क्योंकि यहाँ बहुभुज बन ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज की। किसकी बात करते हैं, अवतल बहुभुज की। तो अवतल बहुभुज कौन सा होगा बेटा, अवतल बहुभुज की पहले तो आप शर्त बताओ क्या होती है। जिस चित्र के बाहर विकर्ण बने और 180 डिग्री से ज्यादा हो। क्या बताया, जिस चित्र के बाहर विकर्ण बने, जिस चित्र में बाहर की तरफ विकर्ण बने और 180 डिग्री से अधिक का कोण आ जाए। तो देखो पहला चित्र देखो इसमें बाहर विकर्ण बनेगा क्या, बिल्कुल सर बाहर विकर्ण बनेगा। इसमें ये वाला विकर्ण बनेगा, इस भुजा को इस भुजा से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। अगर यहाँ विकर्ण बन गया तो हम कह देंगे कि इस कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये कैसा बहुभुज होगा, अवतल बहुभुज। तो चित्र नंबर 1 कैसा है, अवतल बहुभुज है। दूसरे पे चलो, दूसरे पे तो बन ही नहीं सकता क्योंकि सब अंदर की तरफ विकर्ण 180 डिग्री से कम है। तीसरा वैसे नहीं होगा। चौथे पे आओ, देखिए ये होगा क्या, होगा बेटा, होगा, ये तो बात है। विकर्ण बनाओ, देखिए विकर्ण बनेंगे क्या, यहाँ पे बनेंगे ना विकर्ण, इधर भी बनेगा ना, ये भी बनेगा ना, और ये भी। तो इसमें तो सारी मतलब अधिकतर विकर्ण कहाँ बन रहे हैं, इसमें बाहर की तरफ विकर्ण बन रहे हैं। अगर बाहर की तरफ विकर्ण बन रहे हैं तो कंफर्म है कि कोणों का मान कितना होगा, आंतरिक का 180 डिग्री से ज्यादा होगा, और 180 डिग्री ज्यादा होगा तो वो क्या बहुभुज होगा, अवतल बहुभुज। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें हमें दिया है कि प्रत्येक चित्र बनाकर विकर्ण बताना है। कि इसने हमें दिया है कि एक उत्तल चतुर्भुज बनाओ, उत्तल चतुर्भुज का चित्र बनाओ और फिर उसमें क्या खींचो, विकर्ण खींचो, और विकर्णों की संख्या बताओ कि कितने विकर्ण खींच सकते हैं। ये हमारे पास सवाल है। इन तीनों का क्या करना है, चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र बनाना है। एक उत्तल चतुर्भुज बनाना है, एक समषडभुज बनाना है और एक त्रिभुज बनाना है। ये चित्र बनाने के बाद हमें उसमें क्या खींचने हैं, विकर्ण खींचने हैं। क्या खींचने हैं, विकर्ण माने डायगोनल। क्या खींचने हैं, डायगोनल। तो डायगोनल खींचने के बाद हमें उसमें यह बताना है कि भाई साहब हम इसमें इतने विकर्ण खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो आओ पहले एक उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। उत्तल चतुर्भुज बनाओ, एक बनाओ उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज दिया है हमें, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उत्तल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज वो होता है जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ, अरे उत्तल बहुभुज वो होगा जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ बनेंगे और प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो एक उत्तल चतुर्भुज बनाना है। उत्तल चतुर्भुज बनाने के लिए भाई साहब हम कह देंगे कि कोणों का मान भी 180 डिग्री से कम होना चाहिए और दूसरी बात विकर्ण भी अंदर ही बनने चाहिए। तो हमें ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे जिसमें विकर्ण अंदर की तरफ बने। तो ये भाई साहब मैंने खींच दी लेन। क्या खींच दी, लेन खींच दी रे। क्या खींच दी, लेन खींच दी। तो ये मैंने चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज को मैं नाम दे दियो AB और CD। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज जनाई लो, कणाओ लो उत्तल चतुर्भुज। जबकि कमाने विकर्ण कण बनाला मायने की तरफ। पहली बात तो चतुर्भुज बनाना चाहिए। चतुर्भुज मतलब चार भुजा होनी चाहिए। चार भुजा को चार भुजा स्वापा एक चतुर्भुज बना दिया। अब उत्तल चतुर्भुज तो विकर्ण मायने ला सारा, कण ला मायने ला सारा।
अगर यू एक उत्तल चतुर्भुज है तो इनमें कितना विकर्ण की सका पहली बात तो है बताओ। दो विकर्ण की सका क्यों? क्योंकि जी हम मान लो अब मैं ए शीर्ष न पकड़ूं, वर्टेक्स है शीर्ष, अगर मैं ए शीर्ष को पकड़ूं तो ए की आसन्न जो भुजा है, ए पर जो क्या है आसन्न भुजा है वो कौन सी है? जैसे ए बी है और ए डी है। अगर मैं ए से डी पर खींचना चाहूं विकर्ण तो खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा। और अगर ए से बी पर खींचना चाहूं तो भी नहीं खींचेगा, क्योंकि क्या है ये आसन्न शीर्ष है। क्या है? आसन्न शीर्ष है। आसन्न मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। ये शीर्ष और ये शीर्ष, अगर इस शीर्ष को मैं गायब कर दूं तो क्या ये पूरे एक रेखाखंड बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। मुझे इस रेखाखंड को यहाँ तक ले जाना ही पड़ेगा। ए और बी मैंने मान दिया तो ये एक रेखाखंड बन गया। ये प्रथम शीर्ष और ये द्वितीय शीर्ष। अगर ए शीर्ष और बी शीर्ष दोनों एक ही रेखा पर है, एक ही रेखाखंड पर है, तो वहां पर कभी भी विकर्ण नहीं बनेगा। तो ए बोला रे भाई साहब सी की तरफ ले चलो, वहां पढ़ा तो मेरे लिए, तो ए को सी की तरफ ले गए तो क्या बन गया? एक विकर्ण बन गया। बी के पास गए, बी को बोला रे डी की तरफ बढ़ा दो मेरे लिए, तो डी की तरफ विकर्ण बन गया। सी पे भी नहीं बनेगा और ए पे भी नहीं बनेगा बी से। ठीक है, तो अगर एक हमारे पास यहाँ उत्तल चतुर्भुज है तो उसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं? हमें दो। कितने विकर्ण खींच सकते हैं? दो विकर्ण। तो ये क्या हमारा उत्तर सही है? हाँ। कितने विकर्ण हो गए? दो विकर्ण। देखो देखिए दो से ज्यादा भी खींच सकते हैं क्या? दो से ज्यादा नहीं खींच सकते, क्योंकि इसमें और कोई हमारे पास दे ही नहीं रखी जगह जहां हम विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है एक समषडभुज है। क्या है? समषडभुज है। षडभुज मतलब कितनी भुजाएं होगी? षड का अर्थ क्या होता है? या तो षट बोल दो या फिर क्या बोल दो? षड बोल दो। षड, षड का अर्थ कितना होता है? छह। कितना होता है? छह। क्या होता है? छह। ठीक है, तो एक समषडभुज, सम मतलब, सम का मतलब क्या होगा? समान। क्या हो गया? समान। मतलब क्या होगा? षटभुज तो है लेकिन उसमें भुजाएं कैसी है? सारी समान है, कोई भी भुजा अलग नहीं है। छह की छह भुजाएं बराबर है। एक भुजा का मान अगर 4 सेंटीमीटर तो बाकी 5 भुजाओं का मान भी कितना कितना सेंटीमीटर होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो भाई साहब मैंने एक बनाया बेंजीन की वलय बना दिया, बेंजीन की वलय बना दिया था तुम लोगों के लिए। बेंजीन जानते हो रे? विज्ञान पढ़ोगे ना तब आपको पता लग जाएगा। साइंस में आता है बेंजीन वलय होती है एक। लग रहा है क्या सेम सेम सा? हाँ लग तो रहा है गुरुजी, थोड़ा थोड़ा बना तो लेकिन एक समषडभुज हो गया ना। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या है? सारी की सारी बराबर है। पहले तो इसको नाम दे दो रे। क्या नाम दूं? एबीसीडी में तो बच्चा कहाँ पार पड़ेगी? ए बी सी डी ई और एफ। ये दे दिया ना मैंने नाम, दे दिया ना। ए बी सी डी ई एफ मैंने नाम दे दिया है। अब स्टार्ट करो रे खींचना। ए से ई। पहले किस बिंदु पर चले? किस पर चले? ए से ए पर चले। तो पहले तो ये बताओ मुझे ए से बी पर और एफ पर खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? आसन्न शीर्ष है। क्या है? आसन्न शीर्ष मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। तो क्या करेंगे? ए से ई के पास चले गया। चलो ले ले बेटा, ए से ई के पास चले गए। डी के पास भी चलूं? चला गया। ए से जी के पास भी चलूं? अरे अरे जा सकते हैं, चला गया। ए से कितने विकर्ण बन गए? 3 विकर्ण बन गए। बी के पास चलो, मुंह बी को बोलो भैया लगा दो। क्या लगा दो? विकर्ण लगा दो। कहां लगा दो बेटा? सी पर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ए पर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बी से किधर किधर बनेगा? पहले तो डी पर बनेगा और ई। अरे यार ये तो ज्यादा टेढ़ी हो गई यार, इतनी टेढ़ी कैसे हो सकती है लाइन? बी से ई पर बना दिया है और बी से एफ पर बना दिया है। तो लिखते जाए क्या? ए से तो कितने बने थे? 3 विकर्ण बने थे। बी से कितने बन गए? 3 विकर्ण बन गए है ना। अब सी पे चले। सी पे चले भाई साहब। सी यहाँ गया तो सी से कहाँ विकर्ण बन सकता है? ए पर बन सकता था, ए पर तो बना हुआ है पहले से। इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार बन गया है। सी से कहाँ चलेंगे? एफ पर बन गया ना। और सी से कहाँ पर चलेंगे? ई पर। ये भी बन गया। तो सी से कितने विकर्ण बने? 2 विकर्ण बने। एक तो सी एफ और एक
सीई। अब कहां पर चले, डी पर चले क्या, डी पर गए भाई साहब, डी को बोला कि विकर्ण खींच दो चारों तरफ, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे। तो डी ने विकर्ण खींचा, डी की तरफ पहले से ही खींचा हुआ है, ए की तरफ पहले से ही खींचा हुआ है, एफ की तरफ जाएगा क्या विकर्ण ने, चला जाएगा तो बढ़ा देंगे। तो डी से कितने विकर्ण प्राप्त हो गए, एक। अब अगर हम बात करें ई की तरफ, किसकी तरफ, ई की तरफ, तो ई की तरफ गए तो भाई साहब ई की तरफ तो पहले से ही विकर्ण बने हुए हैं ना। तो ए बी सी डी ई की तरफ से कितने विकर्ण बनेंगे, 0 विकर्ण। अब आप मुझे टोटल बता सकते हो क्या कितने विकर्ण बना दिए हमने। अगर हम बात करेंगे ई के बाद में एफ की, तो एफ से भी हम डी पे खींच सकते थे, पहले खींच दिया, सी पे खींच देते थे, सी पे खींच सकते थे, पहले ही खींच दिया, बी पे भी पहले ही खींच दिया है। तो ए बी सी डी ई और एफ से भी कितने विकर्ण बनेंगे, 0। कितने बनेंगे, 0। टोटल विकर्ण कितने हो गए, कितने हो गए रे, 3 और 3 6 और 2 8 और 1, टोटल विकर्ण हो गए रे 9। तो एक समषड्भुज से कितने विकर्ण बना सकते हैं हम, 9 विकर्ण बना सकते हैं। अब चलो रे त्रिभुज पे, किस पे चलो, त्रिभुज पे आओ। एक त्रिभुज बना लेते हैं, लो जी भाई साहब त्रिभुज बना लियो। 3 भुजाएं होगी ना, कितनी भुजाएं होगी, 3 भुजाएं। इस त्रिभुज को मैं नाम देता हूं पी क्यू आर। क्या नाम दिया, पी क्यू आर। अब मुझे आप ये चीज बताओ कि एक त्रिभुज मैंने बना लिया, त्रिभुज मैंने बनाया तो इसमें विकर्ण कहाँ खींचू रही है, बताओ। खींच सकता हूँ क्या विकर्ण, क्यों नहीं खींच सकता, क्योंकि इसमें तो सारे कैसे हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। कैसे हैं, आश्रित है। अगर मैं P से खींचना चाहूं, अगर मैं P से विकर्ण खींचना चाहूं तो P से Q भी आश्रित है और R भी आश्रित है। इसके अलावा तो सारे कोई भुजाई नहीं बच रही ना। तो P से ना तो R पे खींच सकता हूं ना Q पे खींच सकता हूं। Q के पास गया मुंह उठा के, Q को बोला रे विकर्ण खींच दे, P की तरफ भी नहीं खींच सकता, R की तरफ भी नहीं खींच सकता। फिर R के पास गया कि R तू खींच दे, R के पास गया तो R भी बोला यार P पर भी पहले ही भुजा है, Q पर भी पहले ही भुजा है, तो मैं भी खींच नहीं सकता। तो त्रिभुज में विकर्ण कितने होंगे, 0। कितने होंगे, 0। तो हम कह देंगे कि एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है, एक समषड्भुज में विकर्णों की संख्या अधिकतम 9 हो सकती है, और एक त्रिभुज में विकर्ण होंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें दिया है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल कितना होता है, और दूसरा पार्ट हमें उसमें दिया है कि यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो यह गुण, कौन सा गुण, कि फिर भी उसके चतुर्भुज के कोणों का योग उतना ही होगा क्या। अगर उत्तल चतुर्भुज नहीं है हमारे पास तो भी उसके कोणों का योग उतना ही आएगा क्या जो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग आ रहा है। तो उत्तल चतुर्भुज कैसा होगा, कैसा होगा उत्तल चतुर्भुज, बता। एक चतुर्भुज बनाएंगे ना, 4 भुजाओं से एक बंद आकृति होगी ना, होगी। और विकर्ण कहाँ बननी चाहिए, अंदर बननी चाहिए। कहाँ बननी चाहिए, अंदर बननी चाहिए। तो अंदर बननी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तल चतुर्भुज वही चतुर्भुज कहलाता है जिसमें विकर्ण कहाँ बनते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं, और उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। कौन सा कोण, आंतरिक कोण। आंतरिक मतलब ये अंदर वाले, बाहर वाले नहीं, ये नहीं, ये वाले कोण कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए रे, 180 डिग्री से कम होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। अब हमने एक उत्तल चतुर्भुज बना लिया है। मैंने एक चतुर्भुज को नाम दिया है ए बी और सी डी। साथ में ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज। ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है। कैसे पता लगा उत्तल चतुर्भुज है, बता सकता है कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें विकर्ण कहाँ बनेंगे, अंदर की तरफ ही बनेंगे, बाहर की तरफ नहीं बनेंगे, और प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम भी इसमें होगा। अगर मैं इस कोण को x मान लूं, इसको y, इसको z और इसको a, चारों कोणों का मान क्या रखा मैंने, x y z और a। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है,
360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अतः उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी कितना हो जाएगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ देंगे ना। पहला कोण कौन सा है? x, दूसरा कौन सा है? y, तीसरा z और चौथा a। कितना डिग्री हो जाएगा टोटल है? 360 डिग्री। यही तो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी ना, उसमें हमने सीखा था कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मिलकर कितना डिग्री होता है। तो उसमें दिया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मिलकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अगर वो चतुर्भुज उत्तल है या अवतल है तो दोनों शर्तें इसमें भी लागू होंगी, क्योंकि चतुर्भुज का तो कितना योग होगा कोणों का? 360 डिग्री। भले आप यहाँ करो, भले इधर जाकर करो, भले आस पड़ोस में बैठ कर, आकाश पाताल कहीं भी, भले आप एरोप्लेन में जाके करो ये सवाल, चतुर्भुज के चारों कोणों में कितना आएगा? 360 डिग्री ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री। अब ये कह रहा है कि यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, अगर उत्तल नहीं होगा तो कैसा चतुर्भुज होगा? वो अवतल चतुर्भुज होगा। तो बढ़ा ले क्या? एक तल चतुर्भुज हमने बनाया है साहब। कहाँ त्रिभुज देख लेंगे गौर करके। ए बी सी और डी, इसमें आंतरिक कोण ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कौन से कोण है? सारे आंतरिक कोण है। यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं हो तो भाई साहब उत्तल नहीं होगा तो अवतल होगा। अवतल चतुर्भुज में भी ये नियम लागू होता है क्या? ए कोण का मान में रख दूं P, B का Q, C का R और इसका S रखा मैंने, तो है तो फिर भी ये क्या? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो वो अवतल चतुर्भुज होगा तो भी कितना होगा उसके कोणों का योग? 360 डिग्री। अवतल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर। चारों कोण कौन कौन से हैं? कोण P प्लस कोण Q, कोण R और कोण S। कितने डिग्री है टोटल? 360 डिग्री। तो अभी जो हमने फैक्ट सीखा था वो हमारे काम में आ गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, भले ही वो उत्तल चतुर्भुज हो या अवतल चतुर्भुज हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो फिर भी 360 डिग्री ही होगा। आप कहीं भी जाके सवाल को करोगे तो भी 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, उतार लो, टिको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें दे रखा है, उसमें हमें दे रखे हैं 4 चित्र। क्या दे रखे हैं? 4 चित्र। पहला आकृति है, उसमें हमें दिया है उसने त्रिभुज। क्या दिया है? त्रिभुज। दूसरी आकृति कौन सी है? चतुर्भुज। तीसरी आकृति कौन सी है? पंचभुज। और चौथी आकृति कौन सी है? षटभुज। तो आकृतियां हमें दे रखी है 4। पहली है त्रिभुज, दूसरा है चतुर्भुज, तीसरा है पंचभुज और चौथा है षटभुज। ठीक है, उसमें हमें दिया है कि भुजाओं का मान कितना कितना है। त्रिभुज में तो भुजाएं कितनी होती है? 3 भुजाएं होती है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। पंचभुज में 5 और षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। अब उसने हमसे पूछ लिया कि कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। कोणों का योगफल मतलब बारी बारी से चारों का कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर त्रिभुज दिया है तो उसके कोणों का योगफल कितना होगा? चतुर्भुज दिया है तो उसके कोणों का योगफल कितना होगा? पंचभुज और षटभुज ऐसे ही भी दिया है कि इनके कोणों का योगफल भी कितना होगा। तो आओ चलो ज्ञात करते हैं बच्चों। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था और उस सूत्र में मैंने बताया था कि बहुभुज के कोणों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुभुज के कोणों का योगफल हम एक सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। कौन सा सूत्र है? n-2 गुणा 180 डिग्री। n-2 गुणा 180 डिग्री, ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र में हम मान रखते जाएंगे और प्रत्येक सवाल का उत्तर निकालते जाएंगे। तो बहुभुज के कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री। तो अगर बहुभुज में n कितना है? n किसको बोलते हैं? भुजाओं की संख्या को। n किसका मान है? n बराबर भुजाओं की संख्या।
अगर भुजाओं की संख्या 3 है तो सूत्र में मान रखते हैं n-2 गुणा 180। सूत्र में मान रखो n का मान कितना है 3 -2 गुणा 100 कितना मान आया 3 में से 2 गया तो 1 बचा और 1 को 180 से गुणा किया कितना आया 180 डिग्री। अतः हम कह देंगे कि पहला जो चित्र हमारे पास त्रिभुज है और त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। आगे चलते हैं चतुर्भुज के पास में, उसको बोला तेरे जो कोणों का योग है ना वो बता दे वरना तेरे को गोले से उड़ा देंगे। तो भाई साहब चतुर्भुज बोला कि साहब ठीक है मैं बता रहा हूं मेरे अंदर कितने कोण है, कोणों का योगफल क्या होगा। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे ना तो n-2 गुणा 180, n का मान कितना है 4, भुजाएं कितनी है 4, 4 -2 गुणा 180 डिग्री। 2 में से 4 में से 2 गया तो कितना बचा, इसको मैं सूत्र भी लिख देता हूँ तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना n-2 गुणा 180 डिग्री, n का मान 4 है, 4 -2 गुणा 180 डिग्री, 2 गुणा 180 डिग्री कितना मान आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, आ भी गया देख लो कितना होता है 360 डिग्री। अब हम चलते हैं पंचभुज के पास में, ये अलग ही ज्ञान लेके बैठा है। हाँ तो आओ करो, क्या करेंगे, भुजाएं कितनी है 5, सूत्र क्या है n-2 गुणा 180 डिग्री, n का मान कितना है 5, 5 में से 2 घटा के रख देंगे 180 डिग्री। कैसे कैसे, अरे लग जा यार क्या गलत सलत ही हुए जा रहा है। 5 में से 2 गए कितने बचे 3 गुणा 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना हो जाएगा 540 डिग्री। अगर षटभुज की बात करें तो षटभुज में भुजाएं हैं 6, n-2 गुणा 180। हम हर जगह ये सूत्र क्यों काम में ले रहे हैं, इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। अब बहुभुज कोई सा भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, षटभुज, अठभुज, नवभुज, दशभुज, कोई सा भी हो सकता है। सूत्र हर जगह यही काम में आएगा। अगर हमारे को आंतरिक कोणों का मान ज्ञात करवा रहा है तो बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करवा रहा है तो कौन सा सूत्र काम में आएगा n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मान कितना है 6 -2 गुणा 180 डिग्री, 4 गुणा 180 डिग्री कितना आ गया 720 डिग्री। तो चौथे क्वेश्चन में हमने ये 4 सवाल तो कर लिए हैं, 3 सवाल और बाकी है उनको भी लपेट देते हैं, स्क्रीनशॉट खींचो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आगे दे रखा है A, B, C और D, 4 पार्ट दे रखे हैं और उसमें हमें दिया है भुजाओं की संख्या कि A में तो भुजा 7 है, B में 8 है, C में 9 है और D में n भुजाएं हैं। अगर ऐसे ऐसे ABCD में भुजाएं हैं तो आप हमें इनके कोणों का योगफल बताइए। अभी बता देते हैं रेस को। सूत्र क्या था हमारे पास n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मान कितना है बच्चों 7 -2 गुणा 180 डिग्री कितना आ गया 5 गुणा 180 डिग्री, 18 पंजे 90 मानेंगे 900 डिग्री। अगर हमारे पास भुजाओं की संख्या 7 है तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, सॉरी तो उसके कोणों का योग कितना होगा 900 डिग्री। अगर भुजाएं हमारे पास कितनी है 8 है तो सूत्र में मान रख दो और खींचो। n का मान कितना है 8, 8 में से 2 गए गुणा 180 डिग्री, 6 गुणा 180 डिग्री कितना आ गया 18 की 108 कितना आ गया 108, 1080 डिग्री आ गया ना हमारे पास में। अगर भुजाएं हमारे पास में 8 है वो क्या कहलाएगा अष्टभुज कहलाएगा। और एक अष्टभुज के कोणों का योग कितना होता है 1080 डिग्री। 7 भुजाएं तो क्या कहलाएगा सप्तभुज, 9 भुजाएं तो क्या कहलाएगा 9 भुजाएं तो क्या कहलाएगा नवभुज। सूत्र में मान रख के कोणों का योग ज्ञात करेंगे ना n का मान 9 गुणा 180 डिग्री, 7 गुणा 180 डिग्री। तो 7 को 180 से गुणा किया करो देखिए कितना आया 7 की 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 7 5 12 कितना डिग्री आ गया
1260 डिग्री। तो भुजाएं हमारे पास अगर 9 है तो वो नवभुज कहलाएगा, और नवभुज में कोणों का योग कितना होगा? कितना होगा कोणों का योग? 1260 डिग्री। अगर हमारे पास n भुजाएं ही हैं, अगर हमारे पास n भुजाएं हैं तो कोणों का योग कितना होगा? तो n भुजाएं हैं तो कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। n का मान कितना दे रखा है? n का मान n ही दे रखा है, तो n रख के सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। क्या रह जाएगा? n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। यही जो हमें सवाल दिया ना इसने, ये हमारे पास सूत्र है जो यही वर्क कर रहा है इन सभी सवालों में। अंतिम चरण में इसने हमसे ये निकलवा ही लिया आखिरकार में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, और चैनल का थोड़ा ध्यान रखो, और वीडियो मैथ्स पॉइंट को आप सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम मैं आपको लगाता हूँ यहाँ पे, चैनल का नाम है बच्चों वीडी मैथ्स पॉइंट। टेलीग्राम पे बच्चों इसी नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8947878501। इन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे उसका फोटो लेके भेज सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट वहां पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। खुश रहो, मौज में रहो।